Hello everyone, welcome to Campus Care Champions. Campus Care Champions is a dynamic platform where people from different walks of life and genre come together. Today, I am very fortunate to have with us our honorable speaker, Major Harsh Kumar. Major Harsh Kumar is Secretary in NCERT Government of India, and he is also a skilled orator with 23 years of experience. His experience lies in general administration, operational management, resources and human resource management, public relations, logistics and inventory management. So, without much delay, please allow me to introduce the one and only Major Harsh Kumar. Namaskar. Hello sir, so good to have you here. Through this particular forum, we would like to connect the audience with what the NCERT has planned in upcoming years, especially when it comes to curriculum. To begin with, let us discuss something about educational system. So I would like you to share the journey of educational system in India from beginning and what we are expecting it in the coming years. Okay, from beginning, you need to say from how many years you want? Sir, like from traditional time we had that Gurukul system, right? Okay. Very good question, and I think it is the apt point to start with. आप ये देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद गर्वित जी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कि यहाँ बुला करके मेरे को अपनी बात कहने का मौका दिया, और स्पेशली इस टाइम में जबकि हमें एक आप कह सकते हैं एक ट्रांजिशन फेज से गुज़र रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है देश के हमारे आज़ाद होने के बाद कि एक एजुकेशन पॉलिसी ऐसी आई है जिसमें सबकी भागीदारी है, चाहे वो अध्यापक हो, शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, अभिभावक हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट हो इसमें, जो जानता है कि शिक्षा व्यवस्था में तो इस पॉलिसी को रखा गया 3-4 सालों में और लाखों इसमें सुझाव आए, बिल्कुल, जिसको करने के बाद फिर ये मूर्त रूप में आपके सामने आया और अभी क्रियान्वित करने के स्तर पे आ गया है। सबसे पहले तो ये जानिए कि आप हमारा देश जो है इसका इतिहास बहुत समृद्ध रहा है और बहुत संभावनाएं तो ये है कि अगर हम इनको फॉलो करें तो हम समझते हैं कि हम ऐसा नहीं कहते कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम ऐसी श्रेणी में हैं जिस पे कि हमें टच कर पाना मुश्किल है। जो इतना समृद्धशाली हमारा इतिहास है, चाहे हमारा वेद हो, पुराण हो, और जब भारत पे ये शिक्षा लादी गई थी औपनिवेशवाद से, तो उस समय हमारे गुरुकुल्स की संख्या इतनी ज़्यादा थी, इतने स्कूल सिस्टम इतना सुदृढ़ था, लेकिन उसको कमज़ोर किया गया और एक शिक्षा व्यवस्था हम पे लादी गई कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें नॉलेज, क्योंकि हमारा तब से सिस्टम जो था वो विजडम पे आधारित था, करेक्ट, लेकिन हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन से लाद दिया गया। अब हम उस दिशा में चल पड़े हैं कि हम उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में और नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करने की दिशा में आगे बढ़े। प्रैक्टिकल ज्ञान की बहुत कमी हो गई थी, प्रैक्टिकल ज्ञान की बस केवल किताबी ज्ञान पे इंफॉर्मेशन पे बेस्ड ज्ञान हो गया, बिल्कुल, जबकि हमारा ज्ञान परंपरा कितनी अच्छी है और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, आज विश्व भर में संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, शिक्षार्थी उसके बढ़ते जा रहे हैं, हमारे यहाँ कम होते जा रहे हैं। यह भी साबित हो चुका है कि संस्कृत संगणक यानी कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। बिल्कुल, अभी शायद AI में एक नया रिसर्च पेपर चल रहा है कि कैसे संस्कृत को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और हिंदी देखिए आप कितनी साइंटिफिक है, हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, बिल्कुल, कुछ साइलेंट नहीं होता इसमें। मैं ये नहीं कहता कि किसी भाषा की यहाँ पे लड़ाई नहीं है, यू मस्ट नो अदर लैंग्वेज ऑल्सो, वी आर इनरिच्ड विथ लैंग्वेज, हमारे पास इतनी लैंग्वेजेस हैं हमारे भारतीय संस्कृति में ही। आप सीखिए, तमिल सीखिए, तेलुगु सीखिए, मराठी सीखिए, मतलब एक तो हमें अपनी भारतीय भाषा सीखनी पड़ेगी और दूसरा जिस पे आप अंग्रेजी सीखिए, अंग्रेजी सीखने पे कोई रोक नहीं है। और पहले ये कहा जाता था कि अंग्रेजी में कोई उपलब्ध नहीं है टेक्निकल एजुकेशन का या मेडिकल एजुकेशन का, तो उसकी भी शुरुआत हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी है और AICTE अंग्रेज़ी के
इंजीनियरिंग के किताबों को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करा रहा है या हिंदी में लिखा जा रहा है, सॉरी अंग्रेज़ी नहीं, हिंदी में लिखा जा रहा है, नई किताबें लिखी जा रही हैं जिससे कि हिंदी की किताबें और अन्य भारतीय भाषाओं में भी लिखी जा रही हैं। इसके साथ आपने जो प्रश्न पूछा, लौट कर हम उस प्रश्न पे आते हैं कि पहले जो हमारी परंपरा थी बहुत समृद्धशाली थी, लेकिन हमें ये विश्वास दिलाया गया कि आपका ना तो कोई इतिहास है, ना भूगोल है, ना कोई लैंग्वेज है, ना आपकी कोई विचार ऐसे समृद्ध हैं। लेकिन अब आप देखिए कि सारी धारणाएं टूटती जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब यह सामने आया है और ये साइंटिफिक आया है कि बच्चा अपने नेटिव लैंग्वेज में, जो उसकी बोलने की भाषा है, उसमें जब से ज़्यादा सीखता है। और आप देखिए कि जापानियों ने अपनी जापानी नहीं छोड़ी। उन्होंने जो भी इन्वेंशन किया या ऑटो इंडस्ट्री में जो इन्वेंशन किए, आगे इतना बढ़े, और नागासाकी हिरोशिमा की दुर्घटना के बाद भी वो आगे बढ़े, अपनी लैंग्वेज में ही बढ़े। तो एक तो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का आया है 5+3+3+4 का पैटर्न, वो इसीलिए आया है कि बच्चों को उनकी लैंग्वेज में सिखाया जाए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए, इनोवेटिव लर्निंग दी जाए, बच्चों को सीखने समझने की शक्ति विकसित की जाए। और उस रास्ते पे हम बढ़ रहे हैं। तो जो ये ट्रांजिशनल फेज मैं कह रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि अब इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। आपको अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। आप जहाँ रहते हैं, जिस देश में हैं, अगर आपको अपने ऊपर अगर अभिमान ना हो, अपनी भाषा पे अभिमान ना हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो पढ़ाई का मेन उद्देश्य हमारे यहाँ बताया गया है कि मनुभव, सबसे पहले आप एक अच्छे मनुष्य बनो। जब आप एक अच्छे मनुष्य बनोगे तभी आप सोसाइटी में अपना योगदान दे सकते हो, समाज में अपना योगदान दे सकते हो। और जब तक आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हो तब तक आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब जो बात आ रही है, अब देखिए पहले लोग सिर्फ IQ की बात करते थे, फिर उसके बाद IQ के बाद फिर EQ की बात करने लगे, इमोशनल क्वोशंट, फिर सोशल क्वोशंट, एंड नाउ इट इज़ हैप्पीनेस क्वोशंट। सो द थिंग इज दैट कि दिस हैज़ बीन ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्क्राइब्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स and our saints, our rishis have worked on this, and whatever they have written, that is all coming so true, and we are moving in that direction in which our education system will be enriched with our thought process. We can take good things from others, but then it will be enriched with that. So we are moving in that way. जैसे सर आपने अभी डिस्कस किया कि हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग और इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। अब एक क्लास के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं कि अगर मान लो मुझे सिंपल वाटर साइकिल पढ़ना है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहती है कि भाई वो आपको कहीं ना कहीं देखने की, समझने की, फील करने की ज़रूरत है। क्लास में जनरली हम देखते हैं कि एक टीचर के पास जो रिसोर्स होता है उसका चौक, उसका बोर्ड और वो एक्सप्लेन करने की पावर, राइट। तो जो मुझे पर्सनली फील होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके उसके एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी आज का टाइम में टेक्नोलॉजी का एरा बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या इस टेक्नोलॉजी का हम अपने करंट टाइम में, आने वाले टाइम में एक स्ट्रॉन्ग इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं? साथ ही साथ क्या टीचर्स को हम एम्पावर कर सकते हैं कि वो इन टेक्नोलॉजिकल टूल्स के साथ अपने आप को एक अपना आर्मर प्रिपेयर करें और इसमें आगे की तरफ और आगे बढ़ें? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। और इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ICT इंटीग्रेटेड ये लर्निंग के लिए, इसके लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स ने पहले ही सोच रखा था। ओह वंडरफुल। और तभी आपकी शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें समाहित है। और ये बात इस पैंडमिक, इस महामारी के आने से पहले की है कि इसमें ये समाहित था कि हम किस प्रकार जो है शिक्षा में ICT का इस्तेमाल करेंगे। और निश्चित रूप से हमें बदलते समय के हिसाब से चलना चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जहां भी मैं जाता हूं एक बात ज़रूर बोलता हूं कि टेक्नोलॉजी इज़ टू एम्पावर अस एंड नॉट टू ओवर पावर अस। परफेक्ट। ओके, द मैन बिहाइंड द मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। इट इज़ नॉट द मशीन. Ultimately the thought process has to be done by the mind, by the human being. So the thing is that कि जो हम experiential learning की बात कर रहे हैं, अगर आप इस बात को थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो हमारे जो एक महान राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने अपनी जीवनी में भी लिखा है, विंग्स ऑफ फायर में भी लिखा है कि जब उनको जो टीचिंग की, गाँव के जो उनके अध्यापक थे,
वो उनको समुद्र के किनारे ले जाते थे और दिखाते थे कि किस प्रकार एरोडायनामिक्स का कौन सा सिद्धांत जो पक्षी लगाते हैं और एयर का दबाव, हवा का दबाव कैसे नीचे कम होता है और ऊपर बढ़ता है। नीचे हवा का दबाव बढ़ाते हैं तभी तो वो ऊपर बढ़ते हैं, जो फड़फड़ाते हैं। तो वो उन्होंने उससे सीखा, जो उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है और जिन्होंने उनको प्रेरणा भी दी आगे कैसे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं। गाँव में मैं एक विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि गाँव में हमारे टीचर हमें ये सिखाते थे, जबकि वो नीचे अपना गुरुकुल सिस्टम से जो हमारे गाँव में स्कूल चलता है, कि अच्छा मिट्टी के गोले बना के लाओ, 100 गोले बना के लाओ। अब मिट्टी के वो 100 गोले बना के ला रहे हैं, तो वो 1 से 100 तक के गोले बना के ला रहे हैं। अब वो 100 तो बना नहीं पाते थे, तो पहले वो मिट्टी जब वो बना के गोला बनाते थे तो उससे उनको मिट्टी के बारे में भी पता लगता था कि मिट्टी कैसी है, कि काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है। तो एक तो मिट्टी के गुण के बारे में पता लगता था। दूसरा, वो 100 नहीं बना पाते थे, फिर 100 में से बता दिया कि 50 बना पाए या 60 बना पाए। कहे अच्छा कितने बना पाए तुम गोले? तो कहे भाई हम 60 बना पाए, कोई 40 बना पाया। तो तुम्हारे कितने बचे? अच्छा। तो एक तरह से गिनती की ट्रेनिंग, उसके बाद मिट्टी का मतलब ज़मीन से जुड़ना, और फिर उसके बाद कहते थे कल इतने गोले बनाने हैं, अच्छा इतने गोले सुखा लाओ। अब कितने गोले तुम सुखा लाए, अब फिर इन गोलों को कलर करो, इतने गोलों को उसमें कन्वर्ट करो, उतने गोलों को उसमें कन्वर्ट इस कलर में करो। तो आप सोचिए कि किस ज़मीनी तरीके से नेचुरल, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरह के गोले बनाते थे। तो किसी ने गोले को चौकोर बना दिया, तो उन्होंने कहा नहीं भाई तुमने गोला नहीं, तुमने तो चौकोर बना दिया। अब इसमें आपकी शेप की भी लर्निंग हो गई, जो आप क्लास में अभी पढ़ाते हैं। एक ही एक्टिविटी से हम कई सारी चीजें कई सारी एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसकी आज बात की जा रही है, बिल्कुल। तो हमारे शिक्षक ये करते आ रहे हैं और हमारे सिस्टम में था। अब निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी के जुड़ने के साथ बच्चा अब सिस्टम में देख सकता है। अगर उसको ज्योमेट्री पढ़नी है तो उसमें देख सकता है, 3 डायमेंशनल में देख सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और वर्चुअल रियलिटी का सहारा लेके देख सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारे देश में अभी इतने संसाधन नहीं है, हर बच्चे के पास वो सुविधा नहीं है। तो हमें अपने देश के अंदर इतनी बड़ी खाई नहीं पैदा करनी। तो इसीलिए हम एक ऐसी शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो लास्ट बच्चे और लास्ट गांव तक पहुंचे। बिल्कुल। और वही सरकार का प्रयास है और इसी रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे जहां ज़रूरत है। ये तो एक ऐसी स्थिति थी, ये जो महामारी है, ये पैंडेमिक ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी नए नए फील्ड एक्सप्लोर करने की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मजबूत पक्ष था हमारा और जो उभर के अभी सामने आया है, वो है परिवार। क्योंकि अभी आपने देखा कि इस महामारी के दौरान स्कूल बंद रहे, तो बच्चों को फिर से घर पे रहने का मिला, अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझने का मौका मिला, उनकी पढ़ाई के बारे में जानने का मौका मिला। अन्यथा वो सारा कुछ शिक्षकों के ऊपर छोड़ देते थे, स्कूल के ऊपर छोड़ देते थे, जो कि अभी सीखने को मिला। या कैसा उनको बिहेव करना है। बहुत चैलेंजिंग टाइम था, नो डाउट, इट वॉज चैलेंजिंग टाइम फॉर ऑल, बट वी हैव कम आउट ऑफ इट, वी आर कमिंग आउट ऑफ इट। और इस दौरान अगर आप इसमें थोड़ा मैं ऐड कर सकूं कि एनसीईआरटी ने काफ़ी काम किया। और देखिए, पहले वेव के दौरान ही हम ऑल्टरनेटिव स्कूल कैलेंडर पे आ गए थे। 15 दिन के अंदर ही एनसीईआरटी ने ऑल्टरनेटिव स्कूल कैलेंडर रिलीज़ कर दिया था कि इस समय हमें कैसे और क्या पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। इसके अलावा हमने प्रज्ञाता गाइडलाइंस इशू किया था टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, मेनली पेरेंट्स के लिए, कि कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो भी अवेलेबल है। और इसके अलावा मनोदर्पण द्वारा लोगों पे जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा था बच्चों पे, जो वो, तो उनको काउंसलिंग करने के लिए ये खोला गया। तो इस तरह से काफ़ी कार्य हुए हैं और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हुआ है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें दूर दूर तक पहुंचाना है, जो सरकार बहुत तेज़ी से पहुंचा रही है और उसके लिए बहुत योजनाएं चल रही हैं। और निश्चित रूप से उसमें सबका प्रयास रहेगा, आपकी संस्था का भी, और भी इस तरह की संस्थाएं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आगे आएँ, जिससे कि हम इसको सही मामलों में क्रियान्वित कर सकें। सर, जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छी चीज़ डिस्कस करी कि किस तरह आप एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सपीरियंस भी ले रहे हो, साथ में कई सारी चीज़ें एक साथ सीख रहे हो। कहीं ना कहीं जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ आज की क्लास में, लेट्स से मैं एक फिजिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, अगर मैं फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करता हूँ विद इन द गिवन टाइम लाइन, तो मैं अपने चैप्टर के साथ बाउंड हो जाता हूँ। बस बच्चे को उसी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अभी से कुछ टाइम पहले तक उतने अवेलेबल नहीं थे,
और अगर मैं थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में हायर लेवल पे और बात करूं, कहीं ना कहीं जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, हमें पता है हमारा जो एनसीईआरटी करिकुलम है बहुत एग्जॉस्टिव है। अगर आप 11-12 का करिकुलम देखोगे, कहीं ना कहीं वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिव करिकुलम हमारा। नहीं, इस पे मैं करेक्ट करूंगा। खैर, प्रश्न आप अपना पूरा करिए। मतलब बेसिकली मेरा पॉइंट है कि बहुत एग्जॉस्टिव करिकुलम है अपना, बहुत अच्छा करिकुलम है अपना। लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की जब बात आती है तो इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की जो रैंकिंग है वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी पीछे हो जाती है। जो मुझे लगता है उसका रीज़न है कि जैसे कोई केमिस्ट्री बैकग्राउंड से पर्सन है, अगर उससे कोई रिसर्च करना है तो उसे बायोलॉजी की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसे टेक की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कई सारे बैकग्राउंड्स की इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली चाहिए होती है। तो ये जो क्रॉस करिकुलर और मल्टी डायमेंशनल स्टडी उसको चाहिए होती है, इसको हम क्या किसी तरह अपने स्कूल लेवल पे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं कि ये एक सिंगल सब्जेक्ट सिंगल एक्टिविटी के थ्रू, जैसे आपने भी एग्जांपल दिया, वो मल्टीपल सब्जेक्ट साथ साथ सीखता रहे और सारी चीज़ों में उसमें डेवलपमेंट होता रहे। इस चीज़ में एनसीईआरटी किस तरह से हेल्प कर सकती है, किस तरह के रिफॉर्म्स हम प्लान कर रहे हैं? देखिए, एनसीईआरटी जो इस समय कार्य कर रही है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस प्रकार से, करिकुलम को किस प्रकार से उसके अनुरूप बनाना है। और जो ये सारी चीज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, या एनालिटिकल माइंड की लर्निंग हो रही है, या टॉय बेस्ड पेडागोजी की लर्निंग हो रही है, वो एक तरह से एक ही चीज़ है। आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ सिनोनिमस, कि एक्सपीरियंशियल जब किसी का एक्सपेरिमेंट होगा कि भाई ये टॉय कैसा है, अब किसी का शेप, उसका मुंह का शेप बना दिया गोला है, आँख का कैसा है, स्फेरिकल है, तो इससे टॉय बेस्ड पेडागोजी पर बहुत जोर दिया जा रहा है और इस पर काफ़ी काम चल रहा है। और जो आप इसकी बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री वाले को फिजिक्स का मालूम होना चाहिए, फिजिक्स वाले को केमिस्ट्री का, मल्टी डायमेंशनल, तो इसी के लिए आप देखिए कि कक्षा 8 के बाद ही आप कई सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप इतिहास के साथ वो पढ़ सकते हैं और वो हायर एजुकेशन तक जाता है। लेकिन एक चीज़ पे सरकार ने ध्यान दिया है कि फंडामेंटल लर्निंग ऑफ न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। गणित के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिना गणित जाने, बिना संख्या के बारे में जाने, ना तो आप फिजिक्स के बारे में समझ सकते हैं, ना आप केमिस्ट्री के बारे में समझ सकते हैं कि फॉर्मूला सब नंबर बेस्ड होते हैं। तो कुछ नंबर का बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे एक निपुण के अंतर्गत सरकार अपना कार्यक्रम कर रही है कि जिसमें बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो करिकुलम आपने बताया ना कि बहुत, आपने किस वर्ड का इस्तेमाल किया? एग्जॉस्टिव नहीं है, काफी चीजें, मतलब आप संपूर्ण कह सकते हैं। हॉलिस्टिक, वही करेक्ट, होलिस्टिक सही, हॉलिस्टिक है। अब इसी बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि करिकुलम को एग्जॉस्टिव ना बनाया जाए, इसको लर्निंग बेस्ड बनाया जाए, जिससे कि बच्चा उसको प्रैक्टिकलिटी में उसका यूज़ कर सके। तो इस पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और मतलब बेसिकली क्या है कि एक तो पीयर लर्निंग, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो पीयर लर्निंग में भी तो आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। बिल्कुल। असेसमेंट के तरीकों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी आने वाले समय में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हम तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पे हमारी फैकल्टी, हमारा संस्थान और एनसीईआरटी एक अपनी तरह का एक अनूठा संस्थान है स्कूल एजुकेशन में, अगर आप देखें, जिसमें कि स्कूल बेस्ड पेडागोजी पे भारत सरकार को और राज्य सरकार को परामर्श देना एनसीईआरटी का काम है। एनसीईआरटी का काम इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग और प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग है, जो हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर और शिलोंग के द्वारा दिए जाते हैं। वहाँ पे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव मल्टीपर्पज़ स्कूल भी हैं। और जो आपने एक और बात कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, तो वो छूट ना जाए कि टीचर के पास रिसोर्सेज नहीं है और कैसे वो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाए। बिल्कुल। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचर्स ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का जब फाउंड हुआ था, एनसीईआरटी ऑन द लाइंस ऑफ आईआईटीज़ एंड आईआईएम्स की यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन कहीं हम समय के साथ उसको हमने पीछे छोड़ दिया। तो इसीलिए बीएड का जो करिकुलम जो हम एनसीईआरटी पढ़ा रही है 4 ईयर का, अब वो एक तरह से स्टैंडर्ड करिकुलम बन गया है पूरे देश में। एक एसओपी बना दी गई है और आने वाले समय में जो स्टैंड अलोन बीएड कॉलेजेस हैं, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा किसी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी संस्था के साथ। मतलब ये स्टैंड अलोन नहीं रहेंगे और ये 4 ईयर का बनाया जाएगा, जिससे कि एक तरह की ट्रेनिंग दी जा सके। जब आपके टीचर्स ट्रेंड होंगे तो फिर ऑब्वियसली आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा ट्रेन होंगे। दूसरा, इस समय अपना स्वयं प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा जो दीक्षा पे जो चैनल्स चलाए जा रहे हैं, 34 चैनल, जिसमें कि कुछ चैनल्स इग्नू द्वारा, कुछ चैनल टेक्निकल चैनल्स आईआईटी द्वारा, और स्कूली शिक्षा की कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक का
चैनल एनसीईआरटी द्वारा चलाया जा रहा है। तो इन चैनल्स पे जा कर के और दीक्षा प्लेटफॉर्म पे टीचर्स का अपना असेसमेंट वो कर सकते हैं, अपना पीयर ग्रुप बना सकते हैं, अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। तो ये टीचर्स के लिए अवेलेबल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद डिसेमिनेट नहीं हो पाया है या लोग इसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अदरवाइज लॉट ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल। टीचर्स का सेल्फ असेसमेंट का अपेंडिक्स का एक अवेलेबल है। निष्ठा ट्रेनिंग कार्यक्रम एक हुआ था पूरे देश भर में, नेशनल इनिशिएटिव फॉर होलिस्टिक ट्रेनिंग ऑफ स्कूल हेड्स एंड स्कूल मैनेजमेंट के लिए। उस पे जा कर के टीचर्स अपनी ट्रेनिंग को देख सकते हैं, अपने विषय, अपने आप को मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज जो उपलब्ध हैं उसमें अपने आप को इनरोल करा करके अपने दे कैन होन देयर स्किल्स, they can enhance their skill. And obviously you have to keep abreast with the changes, with the changing technology. Then only you can find a new and interesting method how to involve a child. बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सर आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड बोला, असेसमेंट। अल्टीमेटली बच्चा कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है, सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सारा जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली पर्पस उसका क्या है कि बच्चे को सीखना आना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें वो भी समझने की ज़रूरत है, वो जानने की ज़रूरत है, वो असेस करने की ज़रूरत है वो कितना सीख पा रहा है। आज के टाइम में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके अगर लेट्स से किसी स्कूल को एम्पावर किया जाए, उसे हेल्प की जाए कि किसी तरह वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने असेसमेंट पैटर्न में जाने, तो एक टीचर का काफ़ी हद तक समय बच सकता है वीकेंड से, और वो उस गिवन समय को उस बच्चे पे, उसकी ग्रोथ पे लगा सकते हैं। फिर अल्टीमेटली अगर सिस्टम के साथ उसे मिल जाए कि इतने बच्चों ने इन क्वेश्चंस को गलती किया, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप उसे आराम से सेग्रीगेट कर सकते हो। तो क्या होता है, उस टीचर के पास एक बहुत वाइड टाइम बचता है, और वो उस बच्चे को, उन बच्चों को दे सकते हैं उस टॉपिक को सिखाने के लिए। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोल को एक टीचर के लिए, एक स्कूल की हेल्प के लिए कितना इम्पोर्टेंट समझा जा सकता है आज के टाइम पर? देखिए, आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मैं बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एज द वर्ड डिपिक्ट्स, इट इज आर्टिफिशियल। यस। So it cannot overtake intelligence. Right. Any time. I remember, a teacher remembers all her or his students by name. Maybe they have passed out, 20 years, 25 years back. We have visited to our school, we have visited to the university, and they remember our name. It is, it is the special quality of a teacher, and which over the period of time it sharpens. Rather than fading, it sharpens, and they remember, even when the old teachers you go, they remember your name. They even remember what activity you used to do, what activity you are good at. So the thing is that artificial is artificial. That has been used in this pandemic period, and the teachers have assessed their students through that only, maybe through objective test or subjective test using the this type of modes. Obviously, that can be used. But that should be like an option, maybe on the wider range when you have to decide their aptitude, what they want to do, then you can test it without the student knowing about it. Otherwise, most of the test which is happening today is of objective nature. Right. Obviously, that is through artificial intelligence only when you get the data and all. But then that has to be used as a tool. That should not be used as a weapon. Correct. I completely agree with you, just sir. Just a small tool for learning that can enhance. That is like a catalyst in chemistry, if you know. Yeah, basically, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का पर्सनल रिलेशन आप ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन बच्चे को एसेस करने के लिए आप उस एआई का टूल, उस एआई टूल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, फेस टू फेस लर्निंग का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। However, seeing this type of situation, the mode of learning definitely has changed. It has to be in blended form. Yes. But how much blended, that we have to take a decision. Exactly. And that decision has to be taken at the school level. Because government has not made any guidelines on this. Government has just said that, following the protocol, how much infrastructure you have, how much space you have got, how much staff you have got, that you have to decide. Right. And the plan of government is not only for big cities, for metros only, or for the school which have got resources. Right. It is for the last school, last village, last child. And that is why this umbrella concept has come in the national education policy, that सबका सहयोग, सबका प्रयास, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि सबका प्रयास होना चाहिए इसमें,
इट इज़ ऑलवेज प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब सबका प्रयास रहेगा तो सबका विकास भी होगा और सबको विश्वास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात पे सरकार इस बात पे है कि सबको अपना प्रयास करना चाहिए, और जो संसाधन युक्त स्कूल या इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ऐसे स्कूलों को सपोर्ट करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे गांवों को गोद लेना चाहिए जहाँ के कुछ बच्चों को क्या कुछ स्कूलों को इसको संसाधन से युक्त कराना चाहिए, और नहीं तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करा सकते हैं। सो दिस हैज़ टू बी डन in the right spirit to implement this education policy. बिल्कुल सर। सर जैसे अभी कुछ टाइम से, अब कुछ डिकेड से हम अगर देखें तो अपना जो एजुकेशन का असेसमेंट सिस्टम है वो काफ़ी नंबर बेस्ड होता जा रहा है। इट्स लाइक मोर ऑफ अ ग्रेडिंग थिंग, ये बच्चा A1 है, ये बच्चा A2 है, ये B1 है, B2 है, कुछ इस तरह से। तो क्या NCERT आने वाले समय में कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप करने का उनका प्लान है कि किस तरह से बच्चों की लर्निंग को प्रायोरिटाइज किया जाए? ग्रेडिंग अपने आप में रहे लेकिन लर्निंग का प्रायोरिटी ज़्यादा बढ़े, किस तरह से मेक श्योर हो कि बच्चा सही में वो समझ रहा है? देखिए, आप इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पे कार्य चल रहा है कि विथ हेल्प ऑफ CBSE एंड ऑल NCERT इज़ वर्किंग ऑन दिस। बट अगर आप इस बात को देखें तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है और क्या कंटेंट उसमें डालना है, जिससे और उसके एप्टीट्यूड का टेस्ट या उसका आप ये देखें ना कि सब्जेक्ट का वेरिएशन बढ़ गया है। मतलब वो कुछ भी ले सकता है जो उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो, राइट। या उसको किसी वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और फिर हर एंट्री और एग्जिट सिस्टम कितना बढ़िया हो गया है। नंबर बैंक्स जो बन गए हैं, क्रेडिट आप अपना नंबर स्टोर कर सकते हैं, जो कि आप फिर अगर पढ़ना चाहें तो आपका ये गैप कि नहीं, आपका 4 साल का गैप हो गया जी, आप नहीं जा सकते। 1 ईयर सर्टिफिकेट, 2 ईयर डिप्लोमा एंड 3 ईयर डिग्री, 4 ईयर के बाद फिर आपको MPhil की ख़त्म कर दिया गया है। राइट। तो ये सारी चीज़ें उसी का तो है। तो इससे बच्चे के सही एप्टीट्यूड को टेस्ट करके बच्चे अपना जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है और हर कार्य को इम्पोर्टेंस देना। ऐसा नहीं कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है, मेरे को इंजीनियर ही बनना है, मेरे को सैनिक ही बनना है, मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही बनना है, मेरे को फौजी अफसर ही बनना है। आपका जो एप्टीट्यूड है उसी एप्टीट्यूड को आपको बढ़ा के उसको मोटिवेट करके उसको बढ़ाना है, जो आपकी दक्षता को बढ़ाना है। और बड़ा सीधा हो गया है कि एक ऑनलाइन सिस्टम आने से एसेसिबिलिटी सबके लिए हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि अब उसमें तो रियल टाइम काउंट होगा। राइट। आप ये देखिए ना कि इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आ गई है। तो हर चीज़ का टेक्नोलॉजी का अपना फ़ायदा है। बिल्कुल। और आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं, खुद के टेस्ट अवेलेबल हैं आपके पास। तो इन सब चीज़ों को तो इंटीग्रेट किया ही जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली बहुत ही इनलाइटनिंग डिस्कशन था ये। कई सारे ऐसे पॉइंट्स उभर के आए जो शायद ऑडियंस, जैसे आपने लास्ट में बताया कि कई सारे कोर्सेज को रिवाइज़ किया गया, उनके टाइमलाइन को रिवाइज़ किया गया है। तो कुछ नई चीज़ें जो काफ़ी ऑडियंस को सुनने को मिली होंगी, उनको समझने को मिली होंगी, और काफ़ी सारे डाउट्स उनके क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सर। एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट और होगी आपसे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स जो इस प्लेटफॉर्म को भी देख रहे होंगे, प्लीज़ उनके लिए अगर आपकी तरफ से कोई मैसेज हो। देखिए, जहाँ तक संदेश की बात है तो मैं ये मानता हूँ कि आज के बच्चे हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन बस अपने बच्चों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने राष्ट्र को जानें, अपने राष्ट्रीयता को पहचानें, अपने इतिहास को समझें, अपने से बड़ों की, चाहे वो हमारे अभिभावक हों, अध्यापक हों, उनकी हम रिस्पेक्ट करें अपने दिल से, अपने भाषा पर नियंत्रण रखें और नई भाषाएं सीखें। और आज के टेक्नोलॉजी में हम ये ना भूल जाएं कि हम अगर केवल कंप्यूटर लैंग्वेज का या केवल स्क्रीन टाइम ज़्यादा करेंगे तो हमारी वोकैबुलरी, हमारी बोलने के क्षमता पर असर पड़ेगा, जो कि हमारी नई पीढ़ी, जो कि आप भारत को लीड करने वाले हैं और भारतवर्ष के आप भविष्य हैं। और हम पूरी कोशिश हम लोगों की ये है, आपके अभिभावकों की, आपके टीचर्स की, कि आप एक नए आयाम हासिल कर सकें, टेक्नोलॉजी का सही प्रकार से इस्तेमाल करें, क्योंकि आप सब हमसे कई कदम आगे हैं, ये हमको जानते हैं। सपने आप खूब देखें और उन सपनों को क्रियान्वयन करने के लिए पूरी मेहनत के साथ जुट जाएं और अपने जीवन पथ पर अग्रसर रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।